अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। आज सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने को तैयार, बिल पेश करने का इम्कान। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी जजेस तादाद बढ़ाने की तायद कर दी। चीफ जस्टिस की तैनाती के खिलाफ दूसरी तरफ वकला तहरीक चलाने वाले हामिद खान का अपना ग्रुप बार का एक बड़ा इलेक्शन हार गया। हुकूमत जजेस तादाद बढ़ाकर क्या मकासद हासिल करना चाहती है? इसके अलावा चाय के एक कप के बदले सैकड़ों दहशतगर्द रिहा, मुल्क को अदम इस्तेकाम की जानिब धकेला गया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार ने साबिक हुकूमत की दहशत गर्दों की सहूलतकारी का राज खोल दिया। गैर मुल्की सरमायाकारी में आखिर क्या चीज रुकावट बनी? जबकि दूसरी तरफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की शिकायत आने पर पूरा पाकिस्तान बंद करने की धमकी दे दी। एहतजाजी तहरीक जलसों में तब्दील, पीटीआई को लीड कौन करेगा? आपस में लड़ाई छिड़ गई। बुशरा बीबी की रिहाई में गंडापुर के किरदार के पीछे आखिर क्या कहानी है? मुखालिफिन के सियासी हमले तेज और साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लंदन में पीटीआई के एहतजाज का सामना। तहरीक इंसाफ ने टेम्पल हॉल में डिनर के मौके पर एहतजाज की कॉल दे दी। काजी फाइज ईसा के दौरा लंदन पर पीटीआई एहतजाज का क्या असर होगा? क्लासर साहब, आज जो है वो हामिद खान साहब ने जो है वो 26वीं तरमीम आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो तहरीक चलाने का अंदिया दे दिया है। उन्होंने अनाउंसमेंट की है। इससे पहले कि मैं आपसे इस पर सवाल करूं और आप इसकी जो है इस पर थोड़ी रोशनी डालें, हम सुन लेते हैं कि हामिद खान साहब ने क्या कहा है। वकला के प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम 26वीं तरमीम के खिलाफ जो है वो एक मुहिम भी चलाएं और पूरी तरह से कोशिश करें 26वीं तरमीम को ख़त्म करने की, ताकि एक दफ़ा फिर अदलिया आज़ाद हो, एक दफ़ा फिर आइन जो है अपने असली जगह पे आ जाए, अपने असली मकासद हासिल कर सके। इस वक्त आइन जो है ये पूरी तरह आलूदा है 26वीं तरमीम की वजह से, और अदलिया जो है उसको उसकी आज़ादी सल्ब की गई है बज़रिए 26वीं तरमीम के। इसलिए हमारा सबसे बड़ा इशू इस इलेक्शन में है कि आइन को फिर वापस हम वहाँ लेके आए जो कि असली आइन था। जी क्लासर साहब, इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरी ही तरफ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो जुडिशल कमीशन है उसमें भी उन्होंने अपने 2 लोग जो हैं वो नॉमिनेट कर दिए हैं। क्या होगा, कितनी बाअसर हो सकती है ये तहरीक? एक और चीज़ भी है कि आज के दिन इनका ग्रुप जो है, मेरा ख्याल हामिद खान साहब का, सुप्रीम कोर्ट बार के जो इलेक्शन थे वो भी हार चुका है। उसी दिन वो ये कह भी रहे हैं कि हम तरमीमों के खिलाफ इस पे तहरीक चलेंगे। आपने क्लिप चलाया ना उनका जी, एक क्लिप मेरी फरमाइश पे भी चलाएं। क्लिप वो कहते क्लिप बामुकाबला क्लिप ये तो आज का क्लिप है इनका जो आपने सुन लिया, सब ने सुन लिया। एक एतजाज एहसन साहब का क्लिप है आपके पास, मेरा ख्याल है, प्रोग्राम से पहले बैठे आपसे डिस्कशन कर रही थी। ये इसका बैकग्राउंड बता दूं, ये है सेनेट में उन्होंने तकरीर की थी एक, और एतजाज साहब आपको पता है इसके ये फ्रंट पे थे जो जजेस मूवमेंट उन्होंने लीड की थी। उसमें बहुत सारे यही लोग थे जो आज आपको नजर आ रहे हैं। उन्होंने उस वक्त क्या फरमाया था कि जब उन्होंने जजेस को बहाल करवा लिया, उन्होंने अदलिया को आज़ाद करवा लिया, तो उसके बाद क्या हुआ था? मतलब एक कहानी है। अभी वो कह रहे थे ना ये हामिद खान साहब के, एक दफ़ा फिर अदलिया को आज़ाद कराने की ज़रूरत है। हाँ। जब उस वक्त अदलिया ये आज़ाद हो गई थी तो फिर क्या हुआ था? वो एतजाज साहब वाला क्लिप चलाएं, वो हमारे साथ वो ज्यादती ना करें, वो भी चला के दिखाएं जरा। एतजाज एहसन वाला क्लिप भी चलाते हैं और देखते हैं उन्होंने बहाल हुआ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, वो मैं उससे बहुत डिसअपॉइंट हुआ, पर मैं उसके आगे केसेस, मेरे पास ब्रीफ केस भर के, सूट केस भर के क्लाइंट्स आने शुरू हो गए कि उसके सामने पेश हो जाओ, पेश हो जाओ। चौबीस मार्च को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस बहाल हुआ। 24 मार्च को मेरे पास कराची की पार्टियां आनी शुरू हो गई, कैश ब्लैंक चेक्स लेके, कि हमारा केस उनके आगे लगा हुआ है, पीरजादा शरीफुद्दीन पीरजादा वकील है पर अब आपको करना है, हफीज पीरजादा वकील है पर अब आपको करना है, एहसन जफर साहब वकील है पर अब आपको करना है, खालिद अनवर वकील है पर आपको करना है। बड़े बड़े वकला को छोड़ के मैंने कहा भाई मैं उसके सामने पेश नहीं होऊंगा। मेरे दोस्त नाराज हो गए कई कि तुझे फीस देते हैं, बीच में हमारा हिस्सा भी बन जाएगा, तू लेता क्यों नहीं? मैंने कहा उसके सामने मैंने पेश नहीं होना, उसका मैं वकील रहा हूं, उसको मैंने बहाल कराया है।
2 मरतबा बहाल कराया। अगर मैंने तजारत करनी होती सियासत की, और ये जो शख्स सियासत को तजारत बना ले, ऐसे शख्स की कोई इज्जत नहीं। वो मौका नहीं था मुझे तजारत करने का। अरबा रुपए में बना सकता था, और कई कॉलीग्स ने बनाया। उसी के कुर्सी पे, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के कुर्सी पे बैठने पे कई कॉलीग्स मेरे अरबपति हो गए। जी क्लासरा साहब, वेरी इंटरेस्टिंग क्लिप। अदलिया की आज़ादी की जो है वो बात कर रहे हैं ये, और जब उस वक्त तहरीक चली थी तो उसके बाद की जो है वो ये बात कर रहे हैं। अब भी जो तहरीक चलेगी कि क्या वाकई वो जैसे कह रहे हैं हामिद खान साहब के हम वापस से जो है वो अदलिया को आज़ाद करा लेंगे, और ये 26वीं तरमीम जो है इसने अदलिया की आज़ादी पे जो है वो काफ़ी रुकावटें डाली हैं, क्या कहेंगे आप? इस क्लिप को देख के ना जो मेरे एक जहन में एक चीज़ आती है, इस क्लिप का एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है। इससे पहले कि ये कौम ये सुराख से दोबारा डसी जाए, और डसी जाएगी। माशाल्लाह हमारे अंदर कैपेसिटी है ये। हम यहाँ एक सुराख से दो दफ़ा नहीं, बार बार डसे जाते हैं। और बहुत सारी मिसालें हैं, वो पॉलिटिकल हों, वो अदरवाइज हों, सब हैं। एक ना मेरे जहन में एक शो आ रहा है, बड़ा हिट शो है इंडिया का, ये कौन बनेगा करोड़पति। अगेन उसमें अपने ये होगा ग्रेट अमिताभ बच्चन साहब जो हैं, क्या सक्सेसफुल उन्होंने प्रोग्राम किया। इस क्लिप को देख के जो हम साहब वाला क्लिप और इन दोनों क्लिप्स को सामने रखे हैं कि वो फरमाते हैं कि उस वक्त अरबपति बन गए थे मेरे कुलीग, नाम लेने की जरूरत नहीं की, चलो वो बन गए, जो भी आते हैं हम उस पर बात करते हैं। अब की दफ़ा किस ने अरबपति बनते? मेरा सवाल इत्तेजाज साहब से ये है या हामिद खान साहब से कि आपके कुलीग हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब जो उस वक्त तहरीक चलाई थी, हमने अदलिया को आज़ाद करानी थी, अदलिया आज़ाद हुई नहीं हुई, हो गई, मान लिया। तो उसके नतीजे में जो उसको ये तहरीक को चला रहे थे, लीड कर रहे थे, और ये आम तहरीक नहीं थी पाकिस्तानी तहरीक में, ये पहली दफ़ा कोई जजेस की मूवमेंट एक चली थी जिसमें आम आदमी शरीक हुआ था, सिविल मिलिट्री शामिल हुई थी, जो रिटायर्ड लोग थे, वो जनाब मुशर्रफ के साथी थे बहुत सारे, वो इसमें शरीक हुए। लोग पार्टीज एक पेज पे सारी उस पार्टी सारी उस पेज में थी, लोगों ने अपनी जानें दी हुई हैं। यहाँ इस्लामाबाद में कचहरी में बम ब्लास्ट हुआ था, ये जब इन्होंने जाना था इस्लामाबाद बार को आके एड्रेस करने के इफ्तिखार चौधरी साहब ने, वहाँ से पहले लोगों को डराने के लिए वकीलों को बम ब्लास्ट हुआ, 10-12 लोग बेचारे वकील जो हैं वो जाम बाक हुए थे वहाँ पे। ऐसे जलसे जुलूसों में लाठी चार्ज, लोगों ने सर फड़वाए, गिरफ्तारियां हुए हैं, बहुत सारा जबर फेस किया उन्होंने। उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब और बाकी जजेस बहाल हुए थे और पूरी कौम बड़ी खुश थी। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि 47 के बाद अगर कोई मूवमेंट था कि कौम को लगा कि हम कौम बन गए हैं, और पूरी रात जहाँ जश्न होते रहे थे, वो रात थी जब इन जजेस को बहाल किया था यहाँ पे। इनको पीपल्स पार्टी दौर में उस वक्त वो नहीं करना चाह रहे थे पीपल्स पार्टी। उसके बाद आप ये फरमा रहे हैं, इस कौम को ये बता रहे हैं सेनेट में खड़े होकर कि मैं इफ्तिखार चौधरी से बड़ा मजूस हुआ था। मतलब आप कहते थे रियासत होगी माँ जैसी, सारे कहते थे नारे मार मार के झूम झूम के कौम को आपने इस पे लगाया कि रियासत होगी माँ जैसी। माँ जैसी रियासत उनके लिए बनी है या नहीं बनी? आपके साथियों के लिए तो बन गई है। आप तो अच्छा करोड़पति भी नहीं, अरबपति लाखपति भी नहीं है। मतलब हम तो लाखपति को कहते तो बड़ी बात हो, चलो करोड़पति भी, करोड़ बड़ी सारी अमाउंट होती है, उस वक्त की बात है। ये 2009 से लें 2013 तक वो चीफ जस्टिस 4-5 साल तो रहे हैं ना वो। उस वक्त ये कितना पैसा बनाया गया कि एतजाज जैसा बंदा कह रहा है कि अरबपति बनो, आप उसमें बन गए। तो किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने। भाई आपको नाम लेने चाहिए, आप बहादुर आदमी हैं, इंटरव्यूज देते, जो इनसे इंटरव्यूज करते पूछें, अच्छा इनसे पूछे जाए पता क्या वो जी रहने दें जी, अच्छा नहीं लगता जी किसी का वो करना। वो यार उन लोगों ने लोगों का एतमाद का खून किया, आप लोगों ने एतमाद का खून किया, लोगों ने जाने दी हैं, एक ट्रस्ट लेवल था आप लोगों पे, आपके पीछे खड़े हैं, अपने बच्चे भेजे हैं लोगों ने, आप पैसे बना के पतली गली से निकल गए हैं, और आप कहते हैं जनाब कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ इफ्तिखार चौधरी साहब के, और कोई कौम से आपने माफ़ी मांगी? आपने लोगों को अपने पीछे लगा के, और मतलब खुद अपने वकील जो हैं जिनका नाम आप बताने को तैयार नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है कि जनाब अच्छा जो कोई इनसे पूछेगा एतजाज साहब ये बताएं कि वकील पूछ लेगा कि सर ये किसके बारे में बात करो, यार तेरे बारे में मैं गाल नहीं की, मैं किसी का नाम ही नहीं लिया, सबको खुश कर दिया है। एतजाज हसन साहब हमारे वो सराय की साइड पे कहते हैं, बाज़ पीर हमारे ऐसे भी होते हैं कि सबको बच्चा देते हैं, जो भी मांगने जाए सबको बेटा देंगे, मतलब मजूस किसी को नहीं करना। इस एक क्लेम में उन्होंने सारी चीज़ें कर दी, वकीलों को उन्होंने उस रगेद भी दिया, और कोई वकील लीडर ने इस पर एहतजाज नहीं किया था हमने नहीं बनाया या किसी ने नहीं बनाया, आपने हमें बदनाम क्यों किया है। सो एतजाज साहब जो है पहले तो उन लोगों के नाम इनको बताने चाहिए जो इनका ख्याल है उनके सामने बेंच के
सामने पेश होते थे और आगे जजेस बैठे थे, वो इनके एहसान मान थे, वो मशकूर थे, ग्रेटफुल थे। सो इट वाज एक्सचेंज, इट वाज ए बार्टर सिस्टम। हमने आपको बहाल करवाया इस सीट पे, अब आप हमारी वजह से बैठे हुए हैं, लिहाजा जो मैं केस आपके सामने लेकर आया हूँ आपने इसको मेरे हक में करना है। क्योंकि कराची की पार्टी एक कैश, वो कहते हैं कैश लेके आई थी, तो मेरे पास नोट आए थे सबके पास, मैं पकड़ के खड़ा हूँ, मैंने आपको बहाल कराया, लिहाजा ये केस का फैसला मेरे हक में करें। दूसरा, मैं एतजाज साहब मतलब फेवर का बदला ले रहे थे ना कि मैंने एहसान किया, मेरे ऊपर जवाब दो। दूसरा जो है इनसे ये जो अपने उसमें एतजाज साहब जो हैं, इनके बारे में ना एक मुझे जुमला याद आ रहा है। हमारे एक दोस्त थे, वो हर जगह ना बैठ के अपनी नेकी की कि मैं कितना नेक आदमी हूँ, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। तो एक दिन उनको मैंने ही कह दिया था कि बैठे हुए थे किसी जगह पे, दोस्त थे, उन्होंने दोबारा अपनी नेकी का किस्सा, मैं कि सर जी आप बहुत नेक इंसान है, लेकिन अपने आपको अपने उसका नेक होने का दुख भी बड़ा है। मैंने कहा बहुत नेक है लेकिन नेकी का दुख भी बड़ा है कि मैं नेक क्यों हूँ, मैंने पैसे क्यों नहीं बनाए। तो मैं कि एतजाज साहब आपको भी नेकी का ना या पैसे ना बनाने का दुख भी बड़ा है, भाई बना लेते, हमने मना नहीं किया, अब ले लेते पैसे, बाकी साथी ले रहे थे, आप भी लेते, आप भी माल बनाते, आप नहीं डील अच्छी कर सके, इट्स नन ऑफ आवर फॉल्ट। सो अब की दफ़ा ये कौम दोबारा डसी जाएगी। हामिद खान साहब से पूछा जाना चाहिए कि एतजाज साहब ये किन लोगों के बारे में कह रहे हैं, जब आप दोबारा आए हमारे पास, हमें लेके फिर निकलें, फिर यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई हड़तालें करवाएं, चीज़ें करवाएं। एक तरफ हामिद खान साहब पीटीआई के सेनेटर हैं, जरा देखें, लीडर भी हैं वकीलों के, इलेक्शन हार गए आज माशाल्लाह, वो जितनी उनकी वो थी। अब आपको समझ आ जाएगी, वो बताया जा रहा है केपीके से 3 करोड़ रुपया भी लाहौर की बार को दिया गया था। वो क्यों दिया गया था, अब समझ आ रही है कि इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पे, या मतलब पेशावर की हुकूमत का क्या तुक बनता है कि लाहौर की बार को पैसे दे। तो स्वीप कर लिया अब आसमा जहांगीर ग्रुप ने। इनसे पूछने वाली बात है कि वो जो खबरें आ रही थी कि वहाँ से आपको केपीके हुकूमत ने 3 करोड़ रुपया, सूबा आपका बैंकरप्ट है, तनख्वाहें आपके पास नहीं है, वहाँ से 3 करोड़ रुपया लाहौर की बार को दे रहे हैं, जो सबसे अमीर तरीन बार है, सबसे बड़ी बार है। आप क्यों दे रहे थे? शायद कहा गया होगा कि जरा थोड़ा सा कोई तेल लगाएं, कोई टायर लगाएं, बकौर मलिक रियाज साहब के टायर लगाने पड़ते हैं, कोई पहिए लगाने पड़ते हैं। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बताएं क्लासर साहब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस बार इलेक्शन की, इससे क्या नतीजा अखज़ किया जाए? एक तो ये कि क्या ये हुकूमत की जीत समझी जाए, हुकूमत हिमायती ग्रुप जो है वो जीत गया है। दूसरा ये कि क्या इससे ये नतीजा अखज़ किया जाएगा कि जो मेजॉरिटी है लॉयर्स की, वो तो 26th अमेंडमेंट के साथ खड़ी है या सेटिस्फाइड है? ये खुद नहीं खड़े हुए, आप जरा उनका सलमान अकबर राजा साहब जो हैं उनको सुन रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम पेश होंगे, हम जाएंगे, हम इनके खिलाफ। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, वो मतलब इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। क्या ये इन तरामीम को चैलेंज भी करेंगे, अदालत में जाएंगे, अदालत के सामने भी जाएंगे। अच्छा, ये तहरीक भी चलाएंगे बकौल हामिद खान साहब को, जिनको इतनी आज मतलब शॉकिंग और बड़ी डिफीट हुई है, मतलब वकील आपके साथ ही नहीं है, पता नहीं कैसे चलाएंगे। पार्लियामेंट में कमेटीज में भी बैठेंगे, मतलब काम सारे करेंगे। जुडिशल कमीशन में भी उन्होंने अपने 2 लोग जो है वो भी नॉमिनेट, वो जो है ना रेंद रहे, मतलब जो वो क्या कहते हैं, वो जन्नत भी हाथ से ना गए, रेंद रहे वाला हिसाब है कि जनाब ये अपोजिशन भी करेंगे, साथ में अंदर शामिल भी होंगे, सारी चीजें होंगे। दूसरा एक और मजे का भी आपके पास मेरा ख्याल क्लिप है, वो सलमान अकबर राजा साहब का है, वो एहतजाज के हवाले से है कि अब जो है वो एहतजाज को जलसों में वो तब्दील कर रहे हैं, लेकिन उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग जो है एक शर्त रखी है। हाँ, एक शर्त रखी है, वो आप जरा वो क्लिप जरा सुनकर है ना, आपको शर्त बता दो। शर्त क्या है? वो कहते हैं ना कि ना होगा 9 मन तेल ना रात नाचेगी। जरा उन्होंने इस तरह का जिस तरह की शरायत रखी है ना, जरा वापस आए, इस कौम को बता दें खेल क्या खेला जा रहा है यहाँ पे, एहतजाज के नाम पे, शरायत के नाम पे और इफ्स एंड बट्स के नाम पे। जरा वो कौम को सुन लेते हैं कि सलमान अकरम राजा ने क्या शर्त रखी है। फैसला जो है बिलाखिर सड़कों पे होगा, ये अदालती अमल से नहीं होगा, ये पार्लिमानी अमल से नहीं होगा, ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर। अगर यहाँ 8-10 हज़ार आते हैं तो 2000 को तो गिरफ्तार करेंगे, बाकियों को मार पीट के आगे पीछे तितर-बितर कर देंगे। जी, तो ये क्या कहेंगे ये जो इन्होंने शर्त रखी है कि जब तक कि एक बड़ी तादाद जो है वो नहीं निकलेगी तब तक ये कामयाब जो है वो नहीं हो सकता। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है आपके ख्याल में, या फिर क्या? मैंने बताया ना, 9 मन तेल मांग रहे हैं कि 9 मन तेल होगा तो फिर नाच गाना भी होगा, फिर सब कुछ होगा। 2-4 चीज़ें। एक तो मेरा सलमान अकबर राजा साहब की मैं इज़्ज़त करता हूँ, मैं बड़ा आई एम ग्रेटफुल टू हिम, बड़े पढ़े लिखे समझदार, और इन्होंने मतलब जो नए वकीलों की लॉट आई थी, बड़े सुलझे हुए, अच्छी गुफ्तगू करना। मैंने इनको सुप्रीम कोर्ट में भी 2-4 दफ़ा सुना है चीफ जस्टिस के सामने आर्गू करते हुए। पनामा केस में नवाज शरीफ साहब के वकील थे, लेकिन खैर वकील का काम होता है, उसने तो किसी का केस भी हो उसने पकड़ना होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हम बड़ा फेयर केस पकड़ेंगे जहाँ पर हमारी पार्टी गिल्टी ना हो। कुछ होते हैं असूल पसंद, बाकी कहते हैं नहीं जनाब हमारा काम है कि हमने उनको डिफेंड करना है, एवरीबॉडी हैज़ टू बी हर्ड। तो इनको मतलब अच्छे इनकी इज्जत है, इनकी तकरीम है, सब कुछ है। अब जरा आपने एक और चीज़ नोट की, इससे पहले मैं इफ्स एंड बट्स पे 9 मन तेल का भांडा फोड़े हम,
एक वकील पढ़ा लिखा, क्वालिफाइड, लाहौर से, जिनकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, ही डजंट बिलीव इन पार्लियामेंट्री वो सिस्टम पे नहीं बिलीव कर रहे, वो जुडिशल सिस्टम पे भी नहीं कर रहे, अदालती सिस्टम पे भी उनको एतबार नहीं है। जहाँ से उनका नाम बना, जहाँ से उनकी इज्जत बनी, जहाँ से उन्होंने पैसा बनाया, जहाँ से उनको पकड़ के खान साहब ने आगे कर दिया है, अगर एक पढ़ा लिखा, बाशूर, सुलझा हुआ इनका मतलब राजा साहब जैसा बंदा भी ये गुफ्तगू करेगा कि जनाब सड़कों पे फैसले होंगे, तो इससे आप देख लें कि जनाब पीटीआई के दोस्तों से मादरत के साथ ये वो नमक की कान है, जहाँ पे अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा भी कोई आ जाए ना, उसको उसी ही बगैर वो धरने के, हंगामे के, मार कुटाई के, लड़ाई झगड़े के अलावा वो गुफ्तगू नहीं कर सकता। मतलब मुझे ये हो रहा है कि हम हालांकि ये समझते हैं सलमान अकबर राय साहब एक रीजनेबल वॉइस हैं, बहुत से रीजनेबल गुफ्तगू भी करते हैं, अनपॉपुलर गुफ्तगू भी करते हैं, वो बंदा अगर ये कहते हैं नहीं फैसले हम सड़कों पे करेंगे और हम मतलब पार्लियामेंट में या अदालत में या आइन में, कानून पे हम नहीं यकीन रख रहे क्योंकि फ्रॉड हो गए, मान लिया सारी चीज़ें हो गई, तो देन दैट्स ए वेरी सैड डे। ये जहन में रखें कि सलमान अकबर राय साहब ने अगर पीटीआई में रहना है तो फिर टोन और टेनर वही रखना पड़ेगा भाई साहब, फिर 180 की स्पीड पे चलना है। गंडापुर साहब को जो मैच करना है, उन्होंने भी कहा है कि पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे अगर इमरान खान साहब की कोई शिकायत है। आई लव गंडापुर साहब, गंडापुर साहब बड़े अरसे के बाद पॉलिटिक्स में एक ह्यूज एंटरटेनमेंट है, बात करते हैं, दबा के करते हैं, डट के करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब पीछे रह गए, मुझसे अगर पूछे तो गंडापुर साहब ने उनको बीट कर दिया है बाई माइल्स। गंडापुर साहब जिस तरीके से आज का जो मैसेज है ये बड़ा मजे का है। ये सलमान अकबर राय साहब का किसके नाम मैसेज था? ये गंडापुर साहब के नाम पे था कि भाई साहब आप आते हैं, 8-10 हज़ार बंदा साथ लेकर आते हैं। अब मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, एग्जैक्टली डिडंट से दैट बट दैट्स व्हाट ही मेंट इन अ वे। मेरी इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है। वो ये कहते हैं जनाब आप 8-10 हज़ार बंदा क्राउड पकड़ते हैं, बेचारे पेशावर से आते हैं, मार कूट खाते खिलाते यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके पुलिस खड़ी होती है, वो 2-3 हज़ार बंदा गिरफ्तार कर लेती है, 2-4 हज़ार को वो मारती पीटती है, बाकी तितर बितर हो जाते हैं। आप हर दफा आते हैं पेशावर से 2-4 हज़ार बंदा पुलिस को दे जाते हैं, वो बेचारे जेलों में पड़े हुए हैं, उनकी कोई इस वक्त सुनने वाला नहीं है, कोई उनका वकील नहीं है। तो उन्होंने कहा जनाब ये काम आप बंद करें, ला सकते हैं तो 4 लाख बंदा लाएं। अब 4 लाख बंदा तो इमरान खान साहब कभी नहीं ला सके थे। जब जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट रोकनी थी उस वक्त उन्होंने कहा था मैं 3 लाख का सलाब लूंगा। जो काम खान साहब खुद नहीं कर सके तो वो यहाँ पे ये गंडापुर साहब या सलमान अकरम राय साहब कैसे करेंगे? सो सलमान अकरम राजा साहब इन ए वे ही सेंडिंग ए मैसेज टू द पार्टी एंड अदर पीपल जो हॉकिश हैं, मारो मर जाओ, जैसे उन्होंने कहा बंद कर देंगे जी, पूरे का पूरा खड़ा करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई साहब ये 10,000 करोड़ वाला ड्रामा बंद करें, इससे तब्दीली नहीं आने वाली। अब सवाल ये भी है कि हमारे दोस्त ने एक सवाल उठाया था ट्विटर पर, अजमत साहब है मेरा ख्याल फैसलाबाद से, उन्होंने कहा ये पार्टी तो दावा करते 90% जो है हमारी सपोर्ट है मुल्क में, तो 95% वाली 10,000 बंदे से ज्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते, हर दफा 10,000 बंदा आता है। सो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है, मैंने कहा ना कि हड़तालों के इनके हक में नहीं है, वो बेसिकली उनको ये बता रहे हैं भाई साहब 10,000 बंदे का मतलब ये है कि आप कूट फटा के अपने वर्कर बेचारों को मरवा के खुद वापस पतली गली से मुनाल के जरिए आप दोबारा वहां पेशावर पहुंच जाते हैं, पीछे सारे का सारा लोग जो है उनको छोड़ जाते हैं। ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो शेर अफजल मरवत साहब ने भी दी हैं। उन्होंने भी कहा कि 2-3 लाख बंदा जो है वो जब तक डी चौक नहीं आएगा हुकूमत हमें सीरियसली नहीं लेगी। वो भी बार बार ये कह रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि गंडापुर साहब को आने की क्या जरूरत है, जो मेन क़यादत है गौहर साहब हों और दूसरे लोग हों वो लीड करें इसको, और गंडापुर साहब जो है वो बैकअप। ये बात उनकी शेर अफजल की ठीक है, मैंने बहुत पहले यहाँ पे अपने शो में भी कहा हुआ है कि इमरान खान साहब ये गंडापुर साहब को मिसयूज कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। वो सूबे के मालिक है, उन्हें सूबा चलाने दें, और बहुत सारे फेयर ब्रांड है आपका, उनको चलाएं, उनकी हैसियत कंट्रोवर्शियल मत करें। जो खान साहब ने की है वो उनके दबाव में की है। शेर अफजल मरवत इस मामले में बिल्कुल ठीक करें, बहुत पहले मैं कह चुका हूँ यहाँ पे इसी शो में कह चुका हूँ कि मत करें। वो कहेंगे तो क्लिप भी हम ढूंढ लेंगे। एक चीज, दूसरी चीज, ये 3 लाख बंदा कहाँ से लाएंगे? क्योंकि पंजाब से बड़ा सूबा तो पंजाब है आपका भाई, आप वहाँ KPK से इतना ही ला सकते थे 8 से 10 हज़ार। वो बकौल आपके हर दफा 2,000 बंदा पकड़वा के वापस चले जाते हैं, 2-4 को बेचारों को वो मारते हैं, फिर बाकी उसमें तितर बितर। भाई पंजाब आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, पंजाब से बंदा निकलने को तैयार नहीं है। खान साहब ने एक और काम किया जो बड़ा साइलेंटली हुआ, जो बहुत कम लोगों को समझ आ रहा है। उन्होंने KPK की लीडरशिप पीछे कर दी है, डंप कर दी है। उन्होंने पंजाब से 2 नए लोग आगे कर दिए। एक सलमान अकरम राजा साहब को सेक्रेटरी जनरल बना दिया, हामिद खान साहब भी सामने आ गए। दोनों हैं वकील हैं, लाहौर से हैं। लाहौर में उन्होंने इनका क्लाउट है, इनका ग्रुप है, वकला साथ होंगे, तहरीक चलेगी, बला बला। इस वक्त आप नोट करें, आपको बैरिस्टर गौर भी नजर नहीं आ रहे, शिबली फराज साहब नजर भी नहीं आ रहे, असद कैसर भी नहीं आ रहे, अली मोहम्मद खान साहब नजर भी नहीं आ रहे, शेर अफजल साहब भी बड़े अरसे के लिए एक अंडरग्राउंड उसमें रहे, उमर अयूब साहब भी नजर नहीं आ रहे। नजर कौन आ रहा है फ्रंट पे?
अब ये कौमी असम्बली में जो पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास था किसने चेयर किया है? सलमान अकरम राजा साहब ने किया। राजा साहब तो उसके वो ही नहीं है, मतलब MNA भी नहीं है, लेकिन वो उसके सेक्रेटरी जनरल हैं। सो खान साहब ने जो यहाँ से KPK से पख्तूनों की क़यादत थी, जो अग्रेसिव भी है, बंदे भी लाते थे, उनको उन्होंने कहा भाई साहब आप पीछे जाएं। अब आपने फॉलो करना है किसको? पंजाब के हामिद खान को करना है या सलमान अकरम राजा साहब को करना है? उनकी पॉलिसी जो है वो लड़ने वाली नहीं है, जरा जहन में रखें, स्पेशली इनकी सलमान अकरम राजा साहब की। ठीक है, ही इज इन नो मूड टू फाइट ऑन स्ट्रीट। वो कह तो रहे हैं लेकिन वो हमेशा से थोड़ी रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो अपना रहे होते हैं। क्लासेस साहब, एक और इशू जिस पे मैं आपका क्विक एक वो चाहूंगी कि जजेस की तादाद बढ़ाने की बात की गई है कि ये वाकई क्या केसेस का लोड जो है उसकी वजह से है, या इसमें हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस लगाना चाहती है सिंपली इसलिए? मेरा नहीं ख्याल कि वर्क लोड का इससे कोई ताल्लुक है। बड़ी सीधी सी बात है कि आप बस 17 की बजाय 23 जजेस कर दें। अब जो नए आपने जजेस लगाने हैं, ये तकरीबन 6 बनते हैं, 6 जजेस। अब इसका प्रोसेस डिफरेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ये वो वाला प्रोसेस नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब और बाकी 4 सूबों के जजेस बैठेंगे चीफ जस्टिस और वो लगा लेंगे। अब की दफा एक पार्लिमानी बोर्ड है, उसने एंडोर्समेंट करनी है, जुडिशल कमीशन है जिसकी फॉर्मेशन उन्होंने बदल दिया और उसमें अक्सरियत हुकूमत की नजर आ रही है। ये 6 के 6 जजेस हुकूमत कोशिश करेगी ये हमारी उसके होने चाहिए, हमारी मर्जी के, इंक्लिनेशन के होने चाहिए, ताकि इस वक्त जो आपको सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रहा है कि शायद 8 जजेस का जो है जिन्होंने वो 12 जुलाई वाला फैसला दिया है C2 वाला PTI का, उसके मुकाबले में अगर 4-5 हमारे और हैं जो हुकूमत को मतलब समझते हैं कि फेयर तरीके से हमें चलना चाहिए, तो 6 को तादाद मजीद बढ़ा दें। सो उन 5-6 जजेस को 6 के साथ मिला के इनकी तादाद 11-12 तक ले जाएं, ताकि ये सुप्रीम कोर्ट में जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है कि शायद उसमें ये मौजूदा जो मतलब लॉट आई है उसमें स्पेशल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जिस ग्रुप को लीड कर रहे हैं वो बड़ा प्राउडली लीड कर रहे हैं। अब तो कोई मतलब बात छुपी हुई नहीं है। उसके अगेंस्ट जो ग्रुप है वो काजी फैज ईसा साहब के जाने के बाद खुद को एक तरह का कमजोर फील कर रहा है। तो बेसिकली अपने ही जजेस लगाने के लिए जो है वो ये तादाद बढ़ाने मेरा तो ये ख्याल है कि पहले ये जुडिशरी जजेस अपने खुद लगाती थी और किन को लगाती थी? जो किसी ना किसी ग्रुप के मतलब अपने चेंबर से, मैं पहले कह रहा हूं कि ये बड़े बड़े जो वकील आपको नजर आते हैं जिनके बारे में इत्तेसाद साहब कह रहे थे अरबपति बन गए थे रातों रात, ये फिर करते क्या है तरीका वारदात, अपने चेंबर्स के जूनियर ये वकीलों को जज लगवा देते हैं। ठीक है, और फिर काल को पूरा कंट्रोल करते हैं, नैरेटिव को, पॉलिटिक्स को भी, कोर्ट की पॉलिटिक्स को भी, जजेस को भी, फैसलों को भी। ब्रेक ले लेते हैं। हुकूमत उसका तोड़ मेरा ख्याल है ये 6 जजेस की शक्ल में करना चाह रही है। ठीक है, मजीद स्टोरीज पे बात करेंगे, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का।